कभी कभी डर ना एक वायरस की तरह होता है। एक से दूसरे में फैलता है और फिर देखते ही देखते पूरे समुदाय को अपनी चपेट में ले लेता है। आज हम 1998 में भारत की एक जगह छोटा गोविंदपुर में हुई एक सच्ची और काफी डरावनी घटना की पड़ताल करने वाले हैं। ये केस स्टडी हमें समझने में मदद करेगी कि आखिर ये सामूहिक डर, या जिसे मास हिस्टीरिया कहते हैं, वो पैदा कैसे होता है। तो सवाल यही है कि डर फैलता कैसे है। ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है। छोटा गोविंदपुर में जो कुछ भी हुआ, ये सवाल उसके बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए एक इन्वेस्टिगेटर की तरह एक एक करके सारे सबूतों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ये पूरी पड़ताल 6 हिस्सों में होगी। हम शुरू करेंगे उस माहौल से जहां तनाव पहले से ही मौजूद था। फिर उस पहली अफवाह के बारे में जानेंगे जिसने सब कुछ शुरू किया। हम देखेंगे कि कैसे डर एक लहर की तरह फैला, कैसे उसने एक परिवार को अपनी चपेट में लिया, और फिर इलाज की उस बेचैन करने वाली तलाश और इस पूरे डर के पीछे की साइकोलॉजी को भी समझेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1998 के छोटा गोविंदपुर में। ये जमशेदपुर जैसे बड़े इंडस्ट्रियल शहर के ठीक बाहर बसा एक इलाका था, और यहाँ की हवा में ना एक अजीब सा तनाव था। एक ऐसा तनाव जो बहुत जल्द एक बड़े डर में बदलने वाला था। देखिए, यहाँ दो दुनियाएं थीं, एकदम अगल बगल। एक तरफ टाटा का बसाया हुआ जमशेदपुर था, जहाँ सारी मॉडर्न सुविधाएं थीं, और दूसरी तरफ था छोटा गोविंदपुर, बिल्कुल उपेक्षित। और बात सिर्फ बिजली, पानी या सड़कों की नहीं थी। नहीं, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक अलगाव था। एक एहसास कि आप बाकी दुनिया से कटे हुए हैं, अकेले हैं और शायद असुरक्षित भी। अब ये वो चीजें थीं जिन्होंने उस जगह को एक टाइम बम जैसा बना दिया था। ज्यादातर लोग गांव से आए थे, जहां अफवाहों पर यकीन करना आम बात थी। ऊपर से बार बार बिजली जाना, मतलब हफ्तों तक अंधेरा और अनिश्चितता। रातें एकदम शांत और डरावनी होती थीं, और उन खाली पड़े प्लॉट्स को देखकर तो किसी का भी मन घबरा जाए। मतलब डर के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल तैयार था। हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है ना। छोटा गोविंदपुर में वो चिंगारी एक अफवाह थी, एक परिवार के बारे में एक कानाफूसी, जिसने धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यहां हम देखते हैं कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। वो उन चीजों के बीच भी कनेक्शन ढूंढ लेता है जहां शायद कोई कनेक्शन हो ही ना। देखिए क्या हुआ। एक महिला पर काला जादू का आरोप लगा। कुछ साल बाद उसके पति की मौत हो जाती है। फिर एक हरा भरा पेड़ सूख जाता है, और फिर उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ जाती है। अलग अलग देखें तो ये सब दुखद घटनाएं हैं, लेकिन उस मोहल्ले के लिए ये एक डरावनी कहानी का पक्का सबूत बन गई। और बस यहीं से वो जो एक बेचैनी का माहौल था, वो सीधे सीधे दहशत में बदल गया। जो पहले सिर्फ एक कानाफूसी थी, अब वो एक चीख बन चुकी थी। सोचिए जरा, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 3 जवान मौतें, एक के बाद एक। उस समुदाय के लिए ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। नहीं, ये उस अभिशाप का सबूत था। अब डर कोई हवाई बात नहीं रह गई थी, वो एक असली दिखाई देने वाला खतरा बन चुका था। तो नतीजा ये हुआ कि जो मोहल्ला कभी बच्चों के खेलने की आवाज से गूंजता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी और मायूसी छा गई थी। शाम होते ही सब अपने अपने घरों में दुबक जाते थे, एक अनजाने खौफ के साए में जी रहे थे। अब ये कहानी एक पर्सनल लेवल पर आ जाती है। हम उस घर के अंदर चल रहे हैं, जहां का एक सदस्य हमें ये कहानी सुना रहा है। यहां डर अब सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं था, वो घर के अंदर एक बुरे सपने की तरह घुस आया था। ये सारे परेशान करने वाले बदलाव कहानी सुनाने वाले की बड़ी बहन में दिखने लगे। एक हंसती खेलती कॉलेज जाने वाली लड़की अचानक से बिल्कुल बदल गई। उस परिवार के लिए ये किसी भयानक सपने से कम नहीं था। वो मेरे शरीर में सुई चुभो रहा है, वो मेरी गर्दन तोड़ देगा, ये शब्द, बस सोचिए उस परिवार की लाचारी। वो मदद करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जिस भी चीज से वो लड़ रहे हैं, वो उनकी अपनी बेटी के शरीर को ही उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। तो अब जाहिर है परिवार ने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए हर दरवाजा खटखटाया। चलिए देखते हैं कि उनकी ये तलाश उन्हें कहां-कहां ले गई। ये एक परिवार की बेबसी और उम्मीद की यात्रा है। उन्होंने शुरुआत की मॉडर्न मेडिसिन से, टीएमएच जैसे बड़े अस्पताल से, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो वो हर उस रास्ते पर गए जो किसी ने सुझाया। स्थानीय ओझा, मौलवी, दूसरे बाबा, हर बंद दरवाजे के साथ उनकी उम्मीद टूटती जा रही थी। और मानो ये सब काफी नहीं था, कहानी में धोखे का एक और एंगल जुड़ गया।
जो आखिरी तांत्रिक था, उसने इल्जाम लगाया कि एक मौलवी दरअसल पैसों के लिए परिवार की इस मजबूरी का फायदा उठा रहा था। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किल वक्त में जहां कुछ लोग मदद के लिए आगे आते हैं, वहीं कुछ लोग फायदा उठाने से भी नहीं चूकते। तो हमने पूरी कहानी सुन ली। अब एक कदम पीछे हटते हैं और एक मनोवैज्ञानिक की नज़र से इन सारे सबूतों को देखते हैं। आखिर इस सामूहिक डर के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, इस तरह की घटनाओं के लिए एक साइंटिफिक नाम है मास साइकोजेनिक इलनेस, या आसान भाषा में कहें तो सामाजिक संक्रमण। मतलब जब कोई समुदाय बहुत ज्यादा तनाव में होता है तो डर शारीरिक लक्षणों के रूप में बाहर आने लगता है, और ये लक्षण एक से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं, भले ही असल में कोई बीमारी मौजूद ना हो। तो जब हम छोटा गोविंदपुर के इस केस की परतें खोलते हैं तो ये मास हिस्टीरिया की एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी लगती है। सारी सामग्री मौजूद थी, तनाव से भरा माहौल, उसे भड़काने वाली एक अफवाह, और फिर उन मौतों ने डर को और हवा दे दी। बस एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस मनोवैज्ञानिक तूफान का केंद्र बन जाए। और आखिर में इसका हल क्या निकला? बहुत ही सीधा साधा। परिवार उस तनाव भरे माहौल से ही दूर चला गया। जैसे ही वो कंपनी क्वार्टर में शिफ्ट हुए, बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारा माहौल हमारी मानसिक सेहत पर कितना गहरा असर डाल सकता है। छोटा गोविंदपुर की ये कहानी भले ही 1998 की हो, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। आज के ज़माने में जहां गलत जानकारी और अफवाहें इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैलती हैं, ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम अपने समाज को आज के ज़माने के इस तरह के हिस्टीरिया से कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम